हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पार्ट 1 फिज़िक्स में जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है वेक्टर्स एंड इट्स टाइप्स। तो हमें आज वेक्टर्स और उसकी टाइप्स के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले हम ये बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे कि मैग्नीट्यूड जो है ये दोनों में कॉमन है, यानी कि मैग्नीट्यूड स्केलर की भी होती है और वेक्टर की भी होती है, जबकि स्केलर्स के पास डायरेक्शन जो है वो नहीं होती है। तो हम डायरेक्शन के ऊपर जब बात करेंगे तो स्केलर्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, जबकि वेक्टर्स जो हैं दे कैरी अ डायरेक्शन। इनकी कोई ना कोई प्रॉपर एक डायरेक्शन जो है वो ज़रूर होती है। अब यहाँ एक बात काबिल गौर है कि मैग्नीट्यूड का यहाँ क्या मीनिंग है या इसमें हम क्या चीज़ जो है वो स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड के लिए हम ये कहेंगे कि मैग्नीट्यूड जो है इसमें दो चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक चीज़ है कि यूनिट कौन सा यूज़ हो रहा है, और उसके पहले, यूनिट से पहले हम जो चीज़ लिखते हैं वो है बेसिकली द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास मैस मेयर करना है हमने, तो मैस को मेयर करने के लिए हमारे पास क्या है जी, हम लिख लेते हैं लेट सपोज मैस ऑफ एनीथिंग लेट दैट इज इक्वल टू 5 किलोग्राम। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में हम देखें तो 5 क्या है स्टूडेंट्स? 5 जो है ये हमारे पास है वैल्यू, ठीक है, और किलोग्राम जो है दैट इज बेसिकली द यूनिट। तो मैस को आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एंड इट्स यूनिट्स। अब इन दो चीज़ों के अलावा हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किसी और चीज़ का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन लिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू और यूनिट, वैल्यू और यूनिट, इन दोनों से ही हम अपनी मुकम्मल बात जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इन स्केलर्स। अब स्केलर्स की आप अगर बात करें कि इसमें कौन कौन सी जो है वो इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत सारी जो है वो एग्जांपल्स, जैसे मैंने अभी मैथ्स की बात की थी। इसके अलावा हम टाइम की बात कर लें तो टाइम बताने के लिए भी हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से हम स्पीड की बात कर लें, मैं स्पीड कह रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। स्पीड की बात कर लें या डिस्टेंस की बात कर लें, तो ये तमाम जो भी मैंने यहाँ पर नाम लिखे या बोले हैं ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इसके अलावा करंट है वो भी स्केलर्स में आ जाता है। तो बहुत सारी इस तरह से हम जो है वो बातें या इसकी एग्जांपल्स बता सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है वेक्टर्स के बारे में। अब वेक्टर्स के बारे में क्या बताया गया जी? मैग्नीट्यूड होगी ही होगी, बट दैट ऑल्सो हैज डायरेक्शन। अब इसमें हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मिसाल लेता हूँ, यहाँ पर फोर्स की एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि लेट्स सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर हम 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज टूवर्ड्स ईस्ट। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है ही है, जैसे कि 5 न्यूटन, ये टोटल मिलाकर मैग्नीट्यूड है। 5 इज द वैल्यू, न्यूटन इज द यूनिट। बस यहाँ पर एक चीज़ जो है वो उसका इजाफा है, दैट इज ईस्ट। और ये ईस्ट क्या शो कर रहा है? ये ईस्ट जो है वो शो कर रहा है कि ये जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है बच्चों? ईस्ट की साइड पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सब की ज़रूरत होती है। इसकी एग्जांपल्स में अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल जो हैं वो जैसे यहाँ पे अभी मैंने लिखा है, फोर्स लिख लीजिए। फोर्स एक एग्जांपल हो सकती है। उसके अलावा हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अब हमें ये बेसिक डिफरेंस जो है वो भी देखना है स्पीड और वेलोसिटी में, तो ये हम कमिंग लेक्चर्स में इसको देखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें। ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिफरेंट चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके अलावा आप लिखना चाहें तो आप लिख लें टॉर्क। टॉर्क जो है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं तो हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब कौन कौन से वेक्टर्स हैं इनके ऊपर हमने मुकम्मल डिटेल्ड बात करनी है स्टूडेंट्स। पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल, इक्वल, अनइक्वल, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोप्लेनर, रिजल्टेंट वेक्टर और कंकरेंट वेक्टर्स। तो चलें हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है जी वेक्टर्स कौन से? पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं?
तो स्टूडेंट्स पैरेलल वेक्टर्स नाम से ही हमें पता चल रहा है, याद रखिएगा, ऐसे कोई से भी दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे कोई से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स कि जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है। और डायरेक्शन सेम होने का दूसरा मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि इन दो वेक्टर्स के बिटवीन, लेट्स सपोज ये वाला जो वेक्टर है दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए एंड द अदर वन इज वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स इन दो वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल है वो कितना है, ये भी इस तरह से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पैरेलल वेक्टर्स जो हैं दैट कैरी 0 डिग्री एंगल बिटवीन दोस एनी टू और मोर देन टू वेक्टर्स। तो आप सिंपली दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स को। एक, या तो कह दीजिए डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि उनके दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स जो हैं उसकी जैसे आपने पैरेलल की बात की है, उसके ऑपोजिट जो है वो एंटी पैरेलल होता है। मिसाल के तौर पर आप कहिए कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है जो इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे है, और एक दूसरा वेक्टर जो कि चले मैं डिफरेंट कलर से ड्रॉ करता हूँ, दूसरा वेक्टर है और उसको कह देते हैं वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स के अक्रॉस अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री तो नहीं है। अब यहाँ कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा 180 डिग्रीज। तो पैरेलल के केस में हम क्या करेंगे, पैरेलल के केस में हमें एंटी पैरेलल के केस में हमें 180 डिग्री एंगल देखना है। और दूसरे नंबर पे हम इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, ऑपोजिट होती है। कुछ बच्चे इसको डिफरेंट डायरेक्शन कह देते हैं। याद रखें ऑपोजिट डायरेक्शन जो है ये डिफरेंट चीज़ है, आपने इसे डिफरेंट डायरेक्शन नहीं कहना। ये दो वेक्टर्स जो हैं दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डिफरेंट तो है ही, अब डिफरेंट के तौर पर कोई और एंगल भी हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम एंटी पैरेलल की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमारे पास सिंपल है कि दो वेक्टर्स जो हैं वो 180 डिग्री के ऊपर लाई करेंगे। फर्दर नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। अब इक्वल वेक्टर्स जो हैं ये कौन से वेक्टर्स होते हैं जी, ऐसे दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स के जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब यहाँ पर एक बात का ख्याल रहे कि इक्वल वेक्टर होने के लिए जो पॉइंट है इनिशिएट होने का, यानी कि वेक्टर जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक ही जगह पर हो ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये ऊपर वाला वेक्टर ए है तो नीचे वाला बी, ये तो हमें नज़र आ रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है। तो अगर लेट करें कि मैं एक वेक्टर बनाता हूं लेकिन वो इस जगह पे जैसे ये बनाया यहाँ नहीं बनाता, बल्कि मैं यहाँ बनाता हूँ जी। देखिए ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये देखें। अब आप देखिए तो इसकी वेक्टर ए की और जो मैंने अभी वेक्टर बनाया, लेट सपोज इसको मैं कह देता हूँ वेक्टर डी। अब वेक्टर ए और वेक्टर डी की मैग्नीट्यूड तो सेम है, देखें दोनों की लेंथ जो है वो सेम है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास अगली बात क्या आती है स्टूडेंट कि यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन आप देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा आगे से शुरू हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। शर्त क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो हम ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। इसके बाद अनइक्वल वेक्टर्स हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर इक्वल को ऑपोजिट करेंगे या इसको रिवर्स करेंगे तो वो अनइक्वल आएगा, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जिनमें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो है वो एक जैसी ना हो। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों भी हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम नाम दे देंगे अनइक्वल वेक्टर। अब इसकी आप अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें तो आप कह लीजिए जी एक वेक्टर ये यहाँ पे है और दूसरा वेक्टर जो है वो लेट्स सपोज इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये क्या हुए, ये अनइक्वल हो गए। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स जो है वो कोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स नल वेक्टर जो है आप देख सकते हैं इसका एक और नाम भी यहाँ पर मैं लिखता चलूँ, जो कि कई बुक्स में इसको ज़ीरो वेक्टर के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर जो है ये क्या है, इसके लिए आप ये एक्सप्लेन करते हो या ये बताते हो कि ऐसा वेक्टर के जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है।
ऐसा वेक्टर दैट कैरीज जीरो मैग्नीट्यूड। अब अगर जीरो मैग्नीट्यूड होती है तो हम उसको ड्रॉ कहाँ करेंगे? अब इसी वजह से स्टूडेंट्स, अगर उसकी मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसकी डायरेक्शन के लिए एक वर्ड जो है वो लिखा जाता है आर्बिट्रेरी। अब आर्बिट्रेरी जो है वो डायरेक्शन होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होना, ऐसा कह लीजिए कि जिसको हम किसी प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब अगर इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो फिर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो हम उसको समझते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि नल वेक्टर जो है वो हमेशा कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे होता है? नल वेक्टर ऑलवेज लाइज ऑन ओरिजिन। अब हमें ओरिजिन का तो पता ही है ना, कि जहाँ से हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या वेक्टर्स जो है स्टार्ट होते हैं, तो उस जगह पे जो है वो नल वेक्टर पाया जाता है। अब नल वेक्टर जो है अगर ओरिजिन पे लाया करता है तो इसके कोऑर्डिनेट्स की जो है वो भी आपने याद रखने हैं, और इसका सिंबल जो है वो क्या है वो भी देखिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सिंबल ये है कि हम ज़ीरो के ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं, तो ये नल वेक्टर बन जाता है या ज़ीरो वेक्टर बन जाता है। इसके अलावा इसके स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो तमाम ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो ऑब्वियसली फिर क्या होगी स्टूडेंट्स? ज़ीरो मैग्नीट्यूड होगी। और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, यानी कि इसको हम जो है वो ऑब्वियसली ड्रा नहीं कर सकते किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। देन आफ्टर इट कम्स यूनिट वेक्टर्स। हमारी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमारी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत बार ये रिपीट भी होता है हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर। तो बच्चों, यूनिट वेक्टर्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करें तो यूनिट वर्ड का मतलब आपको पता होगा। यूनिट वर्ड का मतलब होता है वन। तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड वन होती है। अब कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं है कि 1 मीटर होती है, 1 किलोग्राम होती है, या 1 सेंटीमीटर होती है। तो मैग्नीट्यूड कितनी होती है? 1। और इसके साथ हम बात करें तो हमारे पास जो इसकी डायरेक्शन होती है ना, ये क्या है, इसके ऊपर बात करनी है। तो बेसिकली याद रखिए, यूनिट वेक्टर जो है ये यूज ही डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए होता है। इट इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब स्टूडेंट्स इस तरह से देखिएगा कि हमारे पास लेट करें कि ये हमारे पास जी एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें से आप अगर देखें तो एक्स एक्सिस की तरफ एक हम फर्ज करें एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया जी, ये स्काई ब्लू कलर में मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया। फर्ज करते हैं उसका नाम है वेक्टर ए। अब वेक्टर ए जो है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है बच्चों? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब अगर इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला वेक्टर जो है ये हमें बेसिकली एक्स की तरफ, इसकी डायरेक्शन एक्स की तरफ है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों आई कैप लगाकर। मतलब यूनिट वेक्टर जो है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है किस वेक्टर की? ए वेक्टर की। और आई कैप जो है, ये कैप जो है ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है। मतलब हम किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे तो वो उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। आई कैप हो सकता है, नॉर्मली यूज होने वाले जे कैप है, के कैप है, और उसके अलावा आर कैप या एन कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं। अब यूनिट वेक्टर में हम क्या करते हैं? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं। जैसे ए वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन एक्स की तरफ है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई कैप का यूज़ करेंगे। अगर कोई और वेक्टर होता जैसे कि वाई की तरफ होता तो उसको हम वाई की तरफ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये वाई की तरफ हो गया। लेट्स सपोज ये वेक्टर बी है, और इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाएगा दैट इज़ जे कैप। इसी तरह से अगर हम जो है वो किसी तीसरे वेक्टर को ड्रॉ करते हैं z के अलॉन्ग, तो z के अलॉन्ग जो वेक्टर होगा ये वाला, इस z के अलॉन्ग वेक्टर को हम कहते हैं अगर c वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम k कैप का सहारा लेते हैं। यानी कि आई कैप, जे कैप और k कैप जो हैं ये स्पेसिफाइड है, याद रखना है। ये हमेशा स्पेसिफाइड होंगे, यानी कि आई कैप एक्स एक्सिस के लिए यूज़ होगा, जे कैप वाई एक्सिस के लिए यूज़ होगा,
और के कैप जो है ये यूज होगा जेड एक्सिस के लिए। अब आपको यहाँ यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ मालूमात मिली हैं, हम मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी एक वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड लिखी हुई है, ठीक है, अगर एरो ना हो तो वो मैग्नीट्यूड होता है, याद रखिएगा। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा जो है वो हमारे पास आता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना, मैंने अभी अभी बताया कि हमने वेक्टर के ऊपर एक कैप बना के उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं ये ए कैप को अलग करना चाहूँ तो ए कैप इधर रहेगा और इधर आएगा ए वेक्टर डिवाइडिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया है और वो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, या आप इसको एक डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर भी कह सकते हैं। जैसा कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, उसी वेक्टर की वैल्यू और उसकी मैग्नीट्यूड। यानी कि यूनिट वेक्टर जो है उसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और वो क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ये इस तरह से भी हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है वो बेसिक यूनिट वेक्टर्स के बारे में, तीन के बारे में भी बताया था कि आई जे के जो है ये किसके लिए हैं, एक्स वाई और जेड के लिए स्पेसिफाइड है। इसके अलावा जो है वो आर या एन जो है ये वाला एक यूनिट वेक्टर भी यूज़ होता है और इसको यूज़ करने के लिए हम नॉर्मल सरफेस, यानी कि किसी, ये सरफेस है ना, फ़र्ज़ करें कोई सरफेस है, इसको हम इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हमने कोई यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना है तो उसको हमने एन कैप के साथ रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल का आपको पता होगा, हम परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी कहते हैं, या 90 डिग्री या राइट एंगल, ये सारे एक ही नाम है। परपेंडिकुलर, राइट एंगल, 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल भी एक इसका नाम है, ठीक है। तो याद रखिए कि नॉर्मल के लिए हमने जो यूनिट वेक्टर यूज़ करना है उसको एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये था जी यूनिट वेक्टर और उसके अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन। फर्दर बात करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये एक ऐसा वेक्टर होता है कि जिसके अंदर कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन तमाम की इफेक्टिव वैल्यू होती है। यानी कि आप कह सकते हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि हम दो वेक्टर्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। दिस इज़ वेक्टर ए, दिस इज़ वेक्टर बी, और अगर इनको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए क्या तरीका है कि आप पहले की टेल से आखिरी का हेड मिला दीजिए, पहले की टेल से आखिरी का हेड मिला दीजिए, और ये वाला जो वेक्टर है इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और ये सम ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स के इक्वल होता है। यानी कि अब देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर है कि जिसमें बाकी दोनों वेक्टर्स की इफेक्टिव वैल्यू मौजूद है, यानी कि ए और बी दोनों ही रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर आ रहे होते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसको हम जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी, तो हम नॉर्मली दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्शन के केस में भी रिजल्टेंट वेक्टर हासिल होता है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में जो हमारे पास रिजल्ट आता है या जो जवाब आता है, जो हासिल होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इसके बाद फर्दर जी कंकरेंट वेक्टर्स एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर को पहले बता देता हूँ, फिर कंकरेंट की बात करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स हम कहते हैं कि ऐसे वेक्टर्स के जो एक ही प्लेन में होते हैं, वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स इन सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब ये है कि अगर मैं देखें यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है। दो तरह की जो है वो बात हम करते हैं, एक प्लेन होती है, एक स्पेस होती है। स्पेस 3 डायमेंशनल को कहते हैं, प्लेन जो है ये 2 डायमेंशनल को कहते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पर इसकी एक एग्जांपल भी मैंने कोट की है। अब देखिए कोप्लेनर फोर्सेस, फोर्स जो है ये वेक्टर है तो हम वेक्टर कह सकते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। आप देखिए तो ये तमाम जो है वो एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। अब इसके अलावा आप इसको सिंपली क्या बता सकते हो जी, वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, जो एक ही सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। और कंकरेंट वेक्टर्स या कंकरेंट फोर्सेस जो हैं ये क्या होते हैं, इसकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंकरेंट फोर्सेस हैं और इन तमाम का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ये सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे,
कि कंकरेंट वेक्टर्स जो हैं इनका ओरिजिनेट होने का जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन जो है वो सेम होता है। ऐसे वेक्टर्स को हम नाम देते हैं कंकरेंट वेक्टर्स, और ये नॉर्मली यूज भी फोर्सेस के लिए होता है। तो स्टूडेंट्स इसको हम इक्विलिब्रियम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर भी सॉल्व करेंगे। तो ये है कंकरेंट फोर्सेस या कंकरेंट वेक्टर्स के बारे में। ये डायग्राम देख सकते हैं आप कि ये ओरिजिन है और सारे के सारे जो फोर्सेस या वेक्टर्स हैं वो ओरिजिन से ही शुरू हो रहे हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ऐसे वेक्टर, को प्लेनर एक ही प्लेन में जो वेक्टर जो है पाए जाते हैं उनको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने वेक्टर को पढ़ा और वेक्टर के साथ साथ उसकी तमाम टाइप्स जो है उनको डिस्कस किया। आई होप कि आपको इन तमाम टाइप्स और वेक्टर्स की जो है वो भरपूर समझ आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।